नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे पार्लियामेंट रिपोर्टर के लिए डिक्टेशन का अभ्यास करेंगे, जो कि 160 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। वीडियो इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में घंटी के बटन को ऑन रखना और अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ताकि हम आने वाली वीडियो में और बेहतर कर सकें। और दोस्तों डेली डिक्टेशन के लिए आप हमारे पेड ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बाकी स्टेनोग्राफर से संबंधित कोई भी जानकारी और सुझाव के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। रेडी? महोदय, मैं दिल्ली के संबंध में भी कुछ कहना चाहता हूँ। अब दिल्ली चूँकि केंद्र शासित क्षेत्र है और दिल्ली को केंद्र शासित क्षेत्र माना गया है, तो स्वभावतः दिल्ली वालों को यह आशा थी कि केंद्र से शासित होने से यहाँ पर उन्नति होगी और यहाँ के लोगों को कुछ सुविधा मिलेगी, संतोष प्राप्त होगा। किंतु मैं यह देख रहा हूँ और लोगों में भी यह भावना बढ़ती जा रही है कि जब से यह केंद्र शासित क्षेत्र हुआ है, तब से शासन में निरंकुशता आने लगी है और लोगों की ओर ध्यान कम दिया जाने लगा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि दिल्ली प्रशासन के पुनर्गठन के ऊपर पुनः जोर दिया जाना चाहिए और हो सके तो उसके लिए एक समिति बैठा दी जाए और उसके लिए सोचा जाए कि दिल्ली का प्रशासन किस तरह का होना चाहिए। मैं चाहता हूँ दिल्ली के प्रशासन के संबंध में आप विचार करें। भ्रष्टाचार के संबंध में यहाँ बहुत कुछ कहा गया है, मैं पुनः उसको दोहराना नहीं चाहता, किंतु इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि आज देश में जनता का जो नैतिक स्तर है वह दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। सरकार को यह सोचना चाहिए कि उनका वह नैतिक स्तर किस प्रकार उठाया जाए और किस तरह से लोगों की भावनाएं बदली जाएं, किस तरह से लोगों में अनुशासन रह सके, इसके लिए सोचना अत्यंत आवश्यक है। हम जब भ्रष्टाचार की बात कहते हैं तब तो यह सभी मानते हैं कि भ्रष्टाचार है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भ्रष्टाचार मौजूद है। छोटे से अधिकारी से लेकर बड़े अधिकारी तक यह फैला हुआ है। भ्रष्टाचार केवल प्रशासन में है ऐसी बात नहीं है, वरन यह लोगों में भी फैला हुआ है। जब करों की अदायगी का प्रश्न आता है तब लोग दो दो खाते बना लेते हैं और आयकर की चोरी करने का प्रयत्न करते हैं और कर से बचने के लिए भ्रष्टाचार करते हैं। जैसे बगैर दोनों हाथ के ताली नहीं बज सकती, ठीक वही बात भ्रष्टाचार के संबंध में लागू होती है। भ्रष्टाचार के निवारण के लिए जितना अधिकारियों का कर्तव्य है, उतना ही कर्तव्य जनता का है। अधिकारियों को तो सतर्क रहना ही चाहिए, क्योंकि यह जो संसद है वह कानून बनाकर उनके हाथ में दे देती है। उसका कार्यान्वयन करने के लिए जनता और नौकरशाही को सहयोग से कार्य करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, रूस में भारत के जो मानचित्र प्रकाशित हुए हैं उनमें भारत के कुछ हिस्से को सही तरीके से नहीं दिखाया गया है। इसको सरकार भी मानती है और इस विषय पर कोई मतभेद नहीं है। प्रश्न यह है कि अगर किसी देश ने हमारे देश का गलत मानचित्र प्रकाशित किया है तो एक सरकार के रूप में भारत सरकार का जो कर्तव्य है उसने उसको निभाया है या नहीं, और अगर नहीं निभाया है तो किस प्रकार से निभाया है। और जब भारत सरकार का ध्यान इसमें प्रकाशित उस मानचित्र की ओर दिलाया गया जिसमें हमारे देश के कुछ भाग को गलत ढंग से दिखाया गया था, तो उसने 1956 में ही, जबकि ना तो भारत और चीन की सीमा का प्रश्न पैदा हुआ था, इस बारे में रूस ने विरोध किया। इसके बाद भारत सरकार ने लगातार 4 बार रूस सरकार से लिखित रूप से विरोध किया कि हमारे मानचित्र को ठीक से नहीं दिखाया गया है। जिस मानचित्र को लेकर यह चर्चा हो रही है, जब उसकी ओर भारत का ध्यान गया तो उसने जून, जुलाई और अगस्त में लगातार 3 बार अपने राजदूत के माध्यम से और रूस के जो अधिकारी हमारे देश में आए उनसे बातचीत करके रूस का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि उसने इस देश का मानचित्र ठीक नहीं दिखाया है। प्रश्न यह है कि जिस मानचित्र के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में हमें चिंता होनी चाहिए या नहीं।
मैं समझता हूँ कि अगर दुनिया का कोई भी देश हमारा मानचित्र सही ढंग से नहीं दिखाता है तो स्वाभाविक रूप से देश को उसके बारे में चिंता करनी चाहिए। हम अपने कर्तव्य से नहीं चूक सकते हैं, लेकिन जहाँ तक इस चर्चा का संबंध है, मैं माननीय सदस्य की प्रशंसा करता अगर वह उन समस्त देशों का जिक्र करते और निंदा करते जिन्होंने हमारे मानचित्र को गलत ढंग से दिखाया है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान को शिकायत है कि उसके मानचित्र को केवल रूस, इराक और मिस्र ने ही नहीं बल्कि अमेरिका ने भी गलत दिखाया है। जिस कश्मीर को हम भारत माता का ताज और मुकुट कहते आए हैं, जिसे हम कहते हैं कि वह इस धरती पर हमारा स्वर्ग है, उस इलाके को बिल्कुल उनकी दया और कृपा पर छोड़ दिया गया है। यह बात उत्साहवर्धक नहीं है। सभापति महोदय, खेती के बाद उद्योग का हमारे देश में आर्थिक जीवन में बहुत प्रमुख और महत्वपूर्ण स्थान है। स्वतंत्रता के बाद देश में बड़े बड़े और मौलिक उद्योग धंधे खड़े किए गए हैं, जिनकी बहुत आवश्यकता थी। उस दिशा में अच्छा प्रयास किया गया है और उसमें बड़ी सफलता भी मिली है। लेकिन जहां बड़े बड़े उद्योग धंधे खड़े हुए, वहां छोटे छोटे उद्योग धंधों की, विशेष रूप से उन उद्योग धंधों की जो देश में परंपरा से चले आ रहे थे, बड़ी उपेक्षा हुई। बहुत से उद्योग धंधे अपने पुराने ढंग से चले आ रहे हैं, उनमें कोई नया परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है, उनका कोई विकास नहीं हो सकता है। देश की स्थिति को देखते हुए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कौन से नए उद्योग धंधे खड़े किए जा सकते हैं, इस बारे में कोई अनुसंधान नहीं किया गया है। खादी और ग्रामोद्योग स्थापित किया गया और उसने खादी और कुछ ग्रामीण उद्योग धंधों को लिया, लेकिन उसकी भी कुछ सीमाएं हैं। बहुत से उद्योग धंधे ऐसे हैं जिनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए था, लेकिन प्रोत्साहन देना तो दूर रहा, ऐसी नीति अपनाई गई कि उनके काम में बाधा पैदा हुई और उनमें बहुत से टूट गए। इसका परिणाम यह हुआ कि एक तरफ तो हमने दिखाने के लिए बड़े बड़े कल कारखाने खड़े किए हैं, लेकिन दूसरी तरफ बेकारों की संख्या बढ़ती गई है। आज यह समस्या एक भीषण रूप में हमारे सामने आई है। यदि हम छोटे छोटे उद्योग धंधों को, विशेष रूप से कृषि से संबंधित उद्योग धंधों को बड़े बड़े शहरों में नहीं, दूर दूर ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं फैलाते हैं तो इसके दो दुष्परिणाम होंगे। एक तो उद्योगों का विकेंद्रीकरण होगा, दूसरे शहरों की जनसंख्या बढ़ेगी, जिससे अनेक जटिल समस्याएं पैदा होंगी। इससे हर एक आदमी को काम नहीं मिलेगा और हमारे जो पुराने उद्योग धंधे जीवन से संबंधित सामग्रियां तैयार करते हैं, उन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन सरकार की ऐसी नीति रही है कि उनमें से बहुत से उद्योग धंधे समाप्त होते जा रहे हैं, जिसका परिणाम यह है कि इस उद्योग में लगे हुए आदमी बेकार हो रहे हैं। मैं चाहूँगा कि सरकार ऐसे उद्योग धंधों को अधिक प्रोत्साहन देने का प्रयत्न करे। इस प्रयत्न के लिए हम इस मौके पर सरकार का समर्थन देशभक्ति की भावनाओं से करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मानती हूँ कि बहुत से जो हमारे भाई हैं उनकी ओर से शिकायतें आई हैं और यहाँ बातचीत चलती रहती है कि हम अपने इलाके में सफाई बंद कर देंगे, परंतु यह विषय स्वायत्त शासन संस्था के सहयोग से नहीं हो पा रहा है जैसी कि हमें आशा है। और मैं समझती हूँ कि राजनीतिक दल स्वास्थ्य के विषय में ध्यान रखते हैं, क्योंकि यह मानवता के लिए बहुत आवश्यक है और इसमें राजनीति का कोई रंग नहीं आना चाहिए, ऐसी मेरी आशा है। मैं अनुरोध करूंगी कि सदस्यों की जो समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए दिल्ली प्रशासन कोई ऐसी नीति अपनाने की कोशिश करे जिससे नगर निगम का यदि कोई काम हो तो उस विषय में हमारा नगर निगम से एक सहयोगपूर्ण वातावरण पैदा हो, मगर इस वातावरण में राजनीति ना आनी पाए। हमारे सामने एक उद्देश्य हो कि हमें जनता का काम करना है, क्योंकि जनता के लिए हम चुनकर आए हैं, इसमें पार्टी का कोई प्रश्न नहीं है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अनाथ बच्चों के लिए जो इस बजट में प्रावधान किया गया है कि उनके लिए केंद्र बनाए जाएंगे, तो मैं समझती हूं कि इन केंद्रों के साथ साथ बेसहारा महिलाओं के लिए जो कि समाज से तिरस्कृत हैं, ऐसी महिलाओं के लिए जगह जगह इस प्रकार के केंद्र खुलने चाहिए जहां
उन्हें रोजगार सिखाया जाए और साथ ही साथ आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने की तरफ भी प्रयत्न किया जाए। इस विषय में मेरा एक सुझाव है कि जो बच्चे अनाथ हैं, जो बेसहारा महिलाएं हैं, उनकी तरफ हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि जो अनाथ बच्चे हैं, जो समाज से तिरस्कृत हैं, जिनको अवहेलना की दृष्टि से देखा जाता है, उनके लिए केंद्र बनाए जाएं और उन केंद्रों में वह अधिकारी रखे जाएं जिनके संरक्षण में वह कार्य सीखें, पढ़े लिखें। यदि इसमें बाहर के सदस्य हों तो वे ऐसे होने चाहिए जिनका जीवन सरकारी सेवा में ही बीता हो। ऐसे योग्य लोगों से सहायता लीजिए। यदि इसमें असामाजिक तत्व घुस गए तो फिर हमारा पैसा ऐसे ही खर्च हो जाएगा और जो नीति हमने बनाई है वह असफल हो जाएगी, जिसका परिणाम यह होगा कि हम उस नीति को कार्य रूप में परिणत नहीं कर सकेंगे। इस बात पर कोई मतभेद नहीं है। स्टॉप। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। ये किताब का 160 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से, जिसमें पंक्चुएशन भी शामिल है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना। पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ताकि आने वाली वीडियो में हम और बेहतर कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में घंटी के बटन को जरूर दबा के रखना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।